What our module, our chapter is what? Audit planning, procedure and documentation. So in this, what is audit planning? What is audit planning? Beta, what is audit planning? You all know. I have explained in last lecture also that audit planning is a vital area of the audit. ऑडिट करने से पहले क्या क्या डिसाइड करना है आपको, पूरा प्लानिंग है. प्लानिंग मींस व्हाट? डिसाइडिंग इन एडवांस. डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एवरीथिंग जो आपने पढ़ा है पहले भी. व्हाट इज प्लानिंग? सो बेटा ऑडिट प्लानिंग इज सेम थिंग. दैट इज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द ऑडिट. आपको ऑडिट करने से पहले क्या क्या डिसीजन लेना है, एक्चुअल ऑडिट करने से पहले आप पूरा प्लान बनाओगे कि आपको उसको कैसे करना है, पूरा ऑडिट प्रोसेस बनाओगे बेटा. कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ऑडिट प्रोसेस टू इंश्योर दैट एप्रोप्रिएट अटेंशन इज डिवोटेड टू इंपॉर्टेंट एरियाज. आप प्लानिंग करोगे तभी तो आप समझ सकते हो ना कि भाई हाँ मुझे कौन से एरिया पे ज्यादा अटेंशन डिवोट करना है, बराबर है. सो एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड थ्रू दिस ऑडिट प्लानिंग. इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट. सो ऑडिट प्लानिंग सब लोग याद रखना क्या है बेटा. इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट. मालूम पड़ा कि नहीं? तो ऑडिट प्लानिंग करते ही इसलिए है ताकि अटेंशन, अपना इंपॉर्टेंट एरियाज पे हम अटेंशन दे सके. क्या प्रॉब्लम्स होगी, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, उसको आइडेंटिफाई कर सके. टाइम पे काम खत्म हो, ऑडिट का काम टाइम पे खत्म हो, और जो भी ऑडिट का वर्क है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट हो. कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए सबके साथ. सो इसीलिए आप प्लानिंग करते हो. तो उसका हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी देखा इन लास्ट लेक्चर में. और सब लोग याद रखना ये ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट है. विच वन? ऐसे 300. एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. ऐसे 300. ऐसे मींस, ऐसे का फुल फॉर्म क्या है याद है ना? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग व्हाट बेटा? 300. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग याद रखो. ऐसे 300. ऑडिट प्लानिंग what? SA 300 is what beta? Audit planning, right? So that is why we have studied the introduction in last lecture also, that audit planning is what? A vital area of the audit. Vital area of the audit, primarily conducted at the beginning of audit process to ensure that appropriate attention is devoted to important areas, potential problems are promptly identified, work is completed on time expeditiously, and work is properly coordinated. जो अभी बताया वही सब है इधर. तो सबसे मेन बेटा अब आपको देखना है इन ऑडिट प्लानिंग. व्हाट यू हैव टू सी नाउ? सी दिस वन. ऑडिट प्लानिंग SA 300 हैव फॉलोइंग पॉइंट्स. देखो कितने पॉइंट्स है ऑडिट प्लानिंग करते टाइम पे, आपको क्या क्या कंसिडरेशन लेना है देख लो. टोटल आपके पास 12 पॉइंट्स है, और ये 12 पॉइंट्स आपको याद रखना है. एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट. ये पूरा प्लानिंग का एक तरह से आप समझ लो प्रोसेस है. ऑडिट प्लानिंग करते टाइम पे ये पूरे 12 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं. समझे कि नहीं? और वो 12 पॉइंट्स हम लोग स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू स्टडी. ओके, सो चलो क्या पॉइंट्स है, क्या 12 पॉइंट्स है. सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका रीजन. क्या बेटा? द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट बेटा? रीजन. अब रीजन में देखो बेटा, कॉमन सी बात है ना. ऑडिट प्लानिंग याद रखो सब लोग. पहले ऐसे क्या है ऑडिट प्लानिंग का? ऐसे 300. एवरीवन रिमेंबर इट. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300. और जो भी ऐसे पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर का नोट्स अपलोड कर दिया है, सब पढ़ते रहो क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में जो भी यूनिट होगा उसमें से फर्स्ट चैप्टर में से ही ज्यादा आएगा. सेकंड चैप्टर में से क्या बोला मैंने? ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड आपको आएगा. बट फर्स्ट चैप्टर पे मेन फोकस करो क्योंकि वो बेस है बेटा. दैट इज व्हाट? योर बेस, राइट? सो आ जाओ. अब ऑडिट प्लानिंग में सबसे फर्स्ट वन इज व्हाट? रीजन. नाउ रीजन में देखो, तो ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट. टू कंडक्ट एन व्हाट? इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. अरे भाई सबसे पहला पॉइंट है रीजन. क्या बोल रहा है? रीजन क्या है? ऑडिटर क्यों प्लान करता है? व्हाई ऑडिटर मेक्स ऑडिट प्लानिंग? ताकि उसका काम इफेक्टिवली चले, एफिशिएंटली चले और टाइमली मैनर में खत्म हो. दैट्स इट. नॉर्मल. बेसिस में क्या बोलता है? प्लान शुड बी प्राइमरली बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस. अब उसका प्लानिंग करने का जो बेस होगा वो क्या होगा बेटा? वो किसका ऑडिट करने जा रहा है, उसका क्लाइंट कौन है, उसका बिजनेस कैसा है.
उसके बेसिस पे वो पूरा अपना ऑडिट प्लान करेगा, समझा? तो बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। इसके लिए नॉलेज होना जरूरी है, क्लाइंट बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है, जो वो एक्वायर करेगा, बराबर है, वो भी प्रोसेस में आएगा। तो पॉइंट याद रखो, ऑडिट प्लानिंग ऐसे 300 में पहला रीजन, सब पॉइंट वाइज दिया, ये सब ऑडिट प्लानिंग के मेन पॉइंट्स है। रीजन, इफेक्टिव ऑडिट एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में। बेसिस क्या होगा? नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। कवरेज, अब क्या बोल रहा है बच्चा? कवरेज। सी नाउ first point reason, second point is what? Basis. Now third point is what? Coverage. Acquiring knowledge of clients accounting system, policies and internal control procedure. देखो प्लानिंग करते टाइम पे उसको क्या क्या एरिया कवर करना है? पहला तो क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, पॉलिसीज क्या है, पूरा इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर चेक करेगा कि उसका अकाउंटिंग सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है कि नहीं, वो सब पूरा पूरा कवर करेगा। वो अपने प्लानिंग में सब कवर करेगा, क्योंकि कभी भी याद रखो, ऑडिटर ऑडिट करने से पहले उसका प्लानिंग में ये सब रहेगा ही। उसको क्या, वो कवरेज अपने प्लानिंग में बनाएगा कि भाई मेरे को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पूरा चेक करना है, बराबर है। तो जब एक्चुअली जाएगा ना, तो पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम चेक करेगा, बराबर है, एवरीथिंग। क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो क्या करता है, अपना ऑडिट स्टार्ट करता है। अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, तो ऑडिटर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे कि नहीं? क्योंकि वो उसने चेक किया कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तो उसको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। ये इंटरनल कंट्रोल मतलब अभी आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है अपने को। सिर्फ इंटरनल कंट्रोल याद रखो, कंपनी का अंदरूनी, बराबर है, मैनेजमेंट, उसका सिस्टम कैसा है। अगर वो सिस्टम अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है, ऑडिटर का काम कम हो जाएगा, समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? अभी जैसे कंपनी को अगर एक लैपटॉप खरीदना है, तो लैपटॉप खरीदने के लिए पूरा प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है, परचेस डिपार्टमेंट, ऑर्डर रिक्विजिशन, ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज पर्सन का, ऑथराइज ऑफिशियल का सिग्नेचर, पूरा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होना चाहिए, वो प्रोसेस है, इसका मतलब उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, बराबर है। मालूम पड़ा कि उसका प्रोसेस होना चाहिए। लैपटॉप खरीदना भी बड़ी बात है, ऐसा नहीं हाँ लैपटॉप खरीदा, अकाउंटेंट ने परमिट कर दिया बस, नहीं ऐसा नहीं, पूरा एक प्रोसेस होना चाहिए, मालूम पड़ा कि नहीं? तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होता है, राइट? तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। सिर्फ याद रखना कवरेज में वो क्या क्या देखेगा, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, एवरीथिंग। फिर रिवीजन में, प्लान शुड बी डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी। डेवलप्ड एंड व्हाट बेटा? रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो ये तो कॉमन चीज है ना बेटा। रिवीजन मतलब उसको अपने प्लान को रिवाइज तो करते ही रहना। ऑडिट प्लानिंग में ये तो कॉमन चीज है कि भाई प्लान शुड बी डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो वो भी उसके प्लानिंग में रहेगा कि जैसा ऑडिट प्रोसीजर रहेगा, जैसा ऑडिट चलते रहेगा, उसके बेसिस पे वो प्लान डेवलप और रिवाइज करते रहेगा। तो ये सब पॉइंट याद रखो। पहला क्या? रीजन, देन बेसिस, कवरेज, रिवीजन, और कॉमन सी बात है, सब पूरा बेस लेके वो क्या करता है, अपना ओवरऑल प्लान एंड प्रोग्राम बनाता है कि भाई मुझे कैसे क्या करना है। तो प्लानिंग बेटा पहले से पढ़ते आ रहे हो, 11 से पढ़ते आ रहे हो, वही सब प्लान है। सिर्फ इधर प्लानिंग वो किससे रिलेटेड करेगा? ऑडिट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? ऑडिट से रिलेटेड। तो फर्स्ट स्लाइड का 5 पॉइंट याद रखना सब लोग। क्या क्या? रीजन, बेसिस, कवरेज, रिवीजन, ओवरऑल प्लान एंड प्रोग्राम। रीजन मतलब एफिशिएंट इफेक्टिव, बेसिस मतलब नॉलेज ऑफ क्लाइंट बेसिस, जो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस है उसका बेस होना जरूरी है। कवरेज में सब अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल। रिवीजन, टाइमली रिवाइज करना पड़ेगा एज नेसेसरी, और उसके बेसिस पे ही और शी विल गोइंग टू मेक अ ओवरऑल प्लान एंड प्रोग्राम। एंड देन 6 पॉइंट इज व्हाट? अभी देखो बेटा 6 पॉइंट में क्या बोल रहा है? 6 पॉइंट इज व्हाट? बेनिफिट। क्या? बेनिफिट। अब बेनिफिट में क्या बोल रहा है बेटा? देखो अगर उसने एडुकेट प्लानिंग किया है, देखो पूरा ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड सब पॉइंट, पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, स्टेप स्टार्टिंग टू लास्ट सब पॉइंट में कवर होगा। ऑडिट प्लानिंग ऐसे 300 के हिसाब से याद रखना है। किसके हिसाब से? ऐसे 300, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 300। नाउ बेनिफिट्स में व्हाट इज गिवन? एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग। अगर एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग है तो इट हेल्प्स टू व्हाट? इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट अटेंशन इज डिवोटेड टू इंपॉर्टेंट एरियाज। ये भी पहले पढ़ चुके हो।
एडिक्वेट प्लानिंग रहेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, आप इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज्यादा अटेंशन दे सकते हो, पोटेंशियल प्रॉब्लम आपकी फटाफट आइडेंटिफाई हो सकती है, आप अपने असिस्टेंट्स को, जो आपके असिस्टेंट है उनको यूज कर सकते हो प्रॉपरली। तो ये सब प्लानिंग करोगे तभी हो, तभी पॉसिबल है ना। आप जो भी वर्क है अदर ऑडिटर का, जो अदर ऑडिटर है या एक्सपर्ट्स है, अदर एक्सपर्ट्स जैसे चार्टर्ड इंजीनियर्स, खबर है, आर्किटेक्ट्स, उनका भी यूज होता है, लॉयर्स का, ऑडिटर को उनका भी यूज होता है ना बेटा, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है, तो वो उसका भी, जो ऑडिटर है उनका भी यूज करते हैं, उनका भी काम उनको चाहिए, ऑडिटर को चाहिए, बराबर है, मालूम पड़ा, रिपोर्ट देने के लिए। तो वो कोऑर्डिनेट कर सकता है वर्क डन बाय अदर ऑडिटर और एक्सपर्ट्स, राइट है। सो ये सब बेनिफिट ऑडिट प्लानिंग के थ्रू ही हो सकता है, अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर है तभी ये सब हो सकता है बेटा, मालूम पड़ा। और हमेशा याद रखो, अगर आपका प्लानिंग स्ट्रांग रहेगा तो ही आप प्रोग्राम बना सकते हो। तो प्लानिंग प्रोग्राम एक ही चीज है, लेकिन प्लानिंग क्या है, बड़ा कंसेप्ट है, प्रोग्राम मतलब थोड़ा डिटेल में छोटा छोटा कंसेप्ट। इसके बाद अपने को वही पढ़ना है, ऑडिट प्रोग्राम। तो दिस इज व्हाट बेनिफिट्स। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो, दो द ऑडिटर में डिस्कस हिज ओवरऑल प्लान विद द क्लाइंट, द ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड द ऑडिट प्रोग्राम remains his responsibility, his or her, right? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है यार, ऑडिट प्लान करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ऑडिट प्लान क्लाइंट का है क्या, अरे भाई ऑडिटर का ही तो होगा। सो रिमेन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, याद रखना, भले वो ऑडिट प्लान के बारे में डिस्कस कर सकता है क्लाइंट से, वो उसका लुकआउट है, उसको करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे, बराबर है, मालूम पड़ा, बट एक प्रोसीजर तो वो डिस्कस कर ही लेता है, ठीक है। लेकिन पूरा ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ऑडिटर की। उसको क्लाइंट के साथ पूरा डिस्कशन करना है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करना है, उसके बेसिस पे ही वो अपना पूरा ऑडिट प्लान प्रोग्राम बनाएगा। सो रिमेन हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट प्रोग्राम एंड प्लान रिमेन हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली, याद रखो। सो इस स्लाइड में क्या देखा आपने, बेनिफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बच्चा लोग बेनिफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बेटा, बेनिफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाएगा आपका सी, फैक्टर्स। क्या बेटा, फैक्टर्स। देखो टोटल 12 पॉइंट्स है स्टार्टिंग टू द एंड, सब उस पूरे पॉइंट में ऑडिट प्लान से रिलेटेड सब कुछ कवर हो जाएगा, एवरीथिंग। और मैंने क्या बोला, जो यहां दिया है वो अच्छे से करो, बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो बस, ठीक है। फिर फैक्टर्स है, क्या बेटा, फैक्टर्स। अभी देखो, इन प्लानिंग हिज और हर ऑडिट द ऑडिटर विल कंसिडर द फैक्टर्स, विल कंसिडर फैक्टर्स सच एज व्हाट। अभी देखो, प्लानिंग करते टाइम पे उसको नॉलेज तो होना चाहिए। अरे भाई, जिसका ऑडिट करने जा रहा है उसके बिजनेस का नॉलेज ही नहीं होगा तो मतलब क्या है। तो सबसे पहला उसको क्या कंसिडर करना है, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो पूरा वो नॉलेज ले पहले जाके क्लाइंट से डिस्कशन करके, क्या है कैसा है एवरीथिंग, एंड हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट, और उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था क्लाइंट के साथ। समझो वो नया ऑडिटर नहीं है, वो पहले से ऑडिटर, उसके यहाँ 3-4 साल से ऑडिटर का काम कर रहे हैं, तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था वो भी वो ऑडिट प्लान करते टाइम पे कंसिडर करेगा, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी। सो दीज आर द फैक्टर्स द ऑडिटर विल कंसिडर, राइट है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द क्लाइंट, ये दो मेन फैक्टर बताया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट याद रखो। फिर नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस का देखो एक अलग से दिया पॉइंट ऑडिट प्लानिंग में। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में देखो, द ऑडिटर कैन ऑब्टेन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। बट अब नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस में भी ऑडिटर कैन ऑब्टेन नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या सोर्सेज, पहला तो उसके बिजनेस का नॉलेज वो एनुअल रिपोर्ट से ले सकता है, उसको जजमेंट मिलेगा। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, थोड़ा डिस्कशन तो करेगा, डिस्कशन से जनरल नॉलेज मिल जाएगा उसको, उसके बिजनेस का जनरल इंफॉर्मेशन। फिर उसकी एनुअल रिपोर्ट्स देखेगा, जो एनुअल रिपोर्ट्स है, एनुअल रिपोर्ट्स तो देखना ही पड़ेगा ना भाई, जो भी है पीएनएल, बैलेंस शीट, वॉट एवर विल बी, या रिपोर्ट्स जो भी देख रहा है वो एनुअल रिपोर्ट्स देख के वो नॉलेज ले सकता है। उसके बाद मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, क्या, मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर। अभी जो मीटिंग हुई है, शेयर होल्डर की मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, या इंपॉर्टेंट कमिटी की मीटिंग्स,
देखो मीटिंग्स का मिनट्स बनता है, मिनट्स, मिनट्स मतलब समराइज फॉर्म में होता है कि वो मीटिंग में क्या क्या पॉइंट आपने डिस्कस किया वो समरी फॉर्म में होता है। तो वो मिनट्स भी क्या कर सकता है, देख के अंडरस्टैंड करके नॉलेज ले सकता है। थर्ड वाला तो पहले ही बता दिया मैंने, क्लाइंट से डिस्कशन करेगा, डिस्कशन विद द क्लाइंट। फिर द इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर करंट एंड प्रीवियस पीरियड इंक्लूडिंग बजट्स। अब वो क्या कर सकता है, इंटरनल कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर करंट ईयर का या प्रीवियस पीरियड्स का, वो भी वो स्टडी कर सकता है। बजट देख सकता है, कंपनी ने कैसा बजट बनाया है, क्या कैपिटल बजटिंग है, क्या प्लान है, बराबर है। सब कुछ देख के वो अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। किससे रिलेटेड, क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि ये सब चीजें उसको ऑडिट में हेल्प करेंगी, उसको ऑडिट में, ऑडिटर को ऑडिट में हेल्प करेगा बेटा। फिर क्या, और नॉलेज लेने के लिए भाई वो विजिट करेगा क्लाइंट के प्रीमाइसेस को। भाई जिसको ऑडिट करना है उसके लिए उधर तो विजिट करना ही पड़ेगा ना, क्लाइंट प्रीमाइसेस, उसका जो प्लांट है, प्लांट फैसिलिटीज, सब जगह जाके विजिट करेगा, फैक्ट्री में, ऑफिस में, एवरीवेयर प्रीमाइसेस में जाके विजिट करेगा। सो ये कुछ सोर्सेज है इंफॉर्मेशन लेने के। अब इंफॉर्मेशन आएगी तभी तो नॉलेज होगा, और ये नॉलेज किसका लोगे, दूसरे का नहीं रे बाबा, जिसका ऑडिट कर रहा है उसका नॉलेज लेना है अपने को, समझा कि नहीं। सो दीज ऑल आर दी व्हाट सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। कोई भी रिपोर्ट्स हो, कोई भी मिनट्स हो, बराबर है, कुछ भी रिपोर्ट्स, इंटरनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, बजट की रिपोर्ट, उससे वो नॉलेज गेन कर सकता है कि कंपनी कैसा कर रही है, कंपनी का क्या, बराबर है, बजटिंग है, क्या प्लान है, एवरीथिंग। उसके बेसिस पे क्या कर सकता है, वो अपना ऑडिट प्लानिंग करता है बेटा। फिर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, ठीक है, क्या क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा क्या बेटा, प्रीवियस ईयर मैटर्स। क्या, प्रीवियस ईयर मैटर्स, बराबर है। अब देखो, अब यहां ऑडिटर क्या करेगा बेटा, देख रहे हो, ये सब ऑडिट प्लानिंग का ही पॉइंट है, याद रखो। एसए 300, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट, एसए 300। और फर्स्ट चैप्टर में भी जो ऐसे बताया वो अच्छे से याद रखना, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, राइट है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऐसे का फुल फॉर्म सबको याद रहना चाहिए। ऐसे का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एवरीवन हैव टू रिमेंबर दिस। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, प्रीवियस ईयर मैटर्स। अब द ऑडिटर शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन, ऑडिटर को क्या करना है, पर्टिकुलर अटेंशन देना है टू प्रीवियस ईयर मैटर्स, बराबर है। किधर, previous year matters recorded in audit file that required special consideration for their effect on the work in the current year। अब बेटा ऐसा कौन सा प्रीवियस ईयर मैटर है, बराबर है, जो आपके ऑडिट रिपोर्ट को, जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बराबर है, वो मैटर भी ज्यादा करके फोकस करना पड़ेगा कि नहीं, प्लानिंग में लेना पड़ेगा अपने को। सो ऑडिटर शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू प्रीवियस ईयर मैटर्स जो रिकॉर्डेड है ऑडिट फाइल में, दैट रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन, जो स्पेशल है, मटेरियल है, क्योंकि वो मैटर अफेक्ट कर सकता है आपके डिसीजन मेकिंग को, बराबर है। सो वो चीज भी उसको कंसिडर करना है, जो प्रीवियस ईयर का मैटर्स इंपॉर्टेंट है उसको कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा करंट ईयर में भी। सो दीज थिंग्स ऑडिटर हैव टू कंसिडर इट। नॉर्मल सी बात है ना, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होगा, जो मटेरियल मैटर्स होगा, उसको तो कंसिडरेशन करेगा ही ना, कि भाई ये इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर में बहुत परेशान की, या बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इस पे अपने को ज्यादा फोकस करना है। सो प्लानिंग में सब कुछ सोचना पड़ेगा उसको, एवरीथिंग ही और शी हैव टू थिंक अबाउट, राइट। फिर देखो 11th पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्कशन जब भी करेगा क्लाइंट के साथ, बराबर है, क्लाइंट के साथ उसको डिस्कशन करना है। तो डिस्कशन करने से क्या होगा, उसको जजमेंट मिलता है, ऑडिटर को एक जजमेंट मिलेगा थ्रू डिस्कशन। सो डिस्कशन विद क्लाइंट में क्या बोल रहा है बेटा, इट विल हेल्प द ऑडिटर टू जज। डिस्कशन क्या करेगा, हेल्प करेगा ऑडिटर को टू जज व्हाट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट, एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। देखो अब क्या बोल रहा है, डिस्कशन करेगा जब क्लाइंट से, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट मतलब क्या है, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है आपका, बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिविटीज ऑफ द क्लाइंट क्या क्या है, क्लाइंट से पूछेगा आपका नया बिजनेस कौन सा ओपन किया है, क्लोज्ड बिजनेस कौन सा है, बराबर, एवरीथिंग। तो ये सब पूछ के, ये सब डिस्कशन करके वो ऑडिट की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकता है,
उसको इजी बना सकता है, उसको एक प्लान्ड वे में डिसाइड कर सकता है, बराबर है। अभी क्लोज्ड प्रीमाइसेस है, तो उसका भी तो ऑडिट में कंसिडरेशन होगा ना बेटा, या न्यू प्रीमाइसेस कौन सा ओपन किया है, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, सोचो मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हुआ है, ऑडिटर को कितना प्लानिंग करना पड़ता है, सोचो ऑडिट करने से पहले ये सब चीज आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए ऑडिट प्लानिंग में ऑल द पॉइंट्स पूरा लाइन से कवर कर दिया। ऑडिटर बनोगे आप तो ये सब आपको कंसिडर करना ही है, बराबर है कि नहीं। सिग्निफिकेंट मैटर्स तो बताया मैंने, प्रीवियस ईयर का कुछ मैटर्स है जो इफेक्ट कर रहा है। एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स, अब देखो एंटिटी जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रही है, उसके लिए करंट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या डायरेक्टिव्स है जो क्लाइंट के बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, एवरीथिंग ही और शी हैव टू कंसिडर इट। करंट बिजनेस डेवलपमेंट क्या है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है बिजनेस में, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हुई है जिसकी वजह से क्लाइंट को अफेक्ट हुआ है, बराबर है, क्या चीजें हैं, सब कुछ वो प्लान करेगा, सब कुछ वो डिस्कशन करेगा, पूछेगा ये टेक्नोलॉजी चेंज होने से आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो सब ऑडिट करते टाइम पे कंसिडरेशन लेगा। देखो हर छोटी सी छोटी बात उसके जजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जितना इंफॉर्मेशन ले सकता है ऑडिटर, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकता है वो उतना इंफॉर्मेशन ले ले, वो उसके प्रोफेशनल जजमेंट में बहुत काम आएगा। एवरीथिंग समझा, मालूम पड़ा, जैसे सीबीआई की इंक्वायरी होती है ना, वैसे ये समझ लो ये पूरा वही है, जैसे पूरा इंफॉर्मेशन लेके रखेगा, उसके बाद वो अपना पूरा प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिट करेगा। फिर जो भी सैंपल सिलेक्ट करना है वॉटएवर, वो बाद का प्रोसीजर है। तो याद रखना, ये स्लाइड में क्या देखा आपने, प्रीवियस ईयर मैटर्स और डिस्कशन विद क्लाइंट्स। डिस्कशन विद क्लाइंट्स से वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑडिट को समझ सकता है, कौन से एनवायरनमेंट में उसका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से क्या अफेक्ट पड़ा है क्लाइंट के बिजनेस को, बिजनेस डेवलपमेंट होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अफेक्ट हुआ है क्लाइंट का बिजनेस, एवरीथिंग he or she can understand with the discussion with what client। और इसके बाद जो फाइनल प्लान है, फाइनल पॉइंट है, वो है ओवरऑल ऑडिट प्लान और अप्रोच। ओवरऑल ऑडिट प्लान, बराबर है। फिर वो अपना ओवरऑल ऑडिट प्लान बना लेगा। उसके लिए द फॉलोइंग मैटर्स हेल्प्स द ऑडिटर इन डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान। पर बेटा अब ओवरऑल ऑडिट प्लान बना रहे तो नॉर्मल सी बात है, टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट एंड एनी स्टैट्यूटरी रिस्पांसिबिलिटी सब बनाएगा कि मेरा एंगेजमेंट कैसा रहेगा। एंगेज तो होना ही पड़ेगा ना, उसको क्लाइंट के बिजनेस के साथ ऑडिटिंग कर रहा है, तो टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट, उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एवरीथिंग। अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय क्लाइंट, क्लाइंट ने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, चेंजेस किया है तो कौन से बेस पे चेंज किया उसने, मालूम पड़ा, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज नहीं कर सकते ना, बहुत अगर कुछ इशू है, रीजन है, चेंज करना ही पड़ा है, तो वो क्यों चेंज किया उसका रीजन चाहिए उसको, समझा कि नहीं, एवरीथिंग। तो उसके बेसिस पे वो पूरा अपना प्लान बना रहा है, अप्रोच बना रहा है। टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या अडॉप्ट किया है क्लाइंट ने, बराबर, वो सब देखना है उसको, तो प्लानिंग में करेगा ना। अगर उसने चेंज किया है तो क्यों चेंज किया है, क्या रीजन है, एवरीथिंग। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज पे आइडेंटिफाई, वो सिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट ऑडिट एरिया है उस पर ज्यादा फोकस करेगा। तो प्लानिंग में उसने सब बना ही लिया ना, है कि नहीं, तो वो उसका ओवरऑल ऑडिट प्लान है। वो सेटिंग करेगा, सेटिंग ऑफ मटेरियल, देखो मटेरियल लेवल्स मतलब मटेरियलिटी लेवल्स, मतलब जो अमाउंट, जहां अमाउंट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, समझा। अभी जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर तो नॉर्मल जनरल है, लेकिन अगर उसमें करोड़ों रुपीस का अमाउंट इन्वॉल्व है, करोड़ ऑफ रुपीस का अमाउंट इन्वॉल्व है, तो क्या नॉर्मल आइटम हो गया, नहीं, वो मटेरियल आइटम हो गया। उधर मेजर अमाउंट इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर ऑडिटर को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मटेरियलिटी लेवल मतलब जिसमें अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके ऊपर उसको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो वो आइटम पे वो ज्यादा फोकस करेगा जिसमें मेजर अमाउंट्स आर इन्वॉल्व, भले वो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ही क्यों ना हो, भले वो सेल्स कमीशन ही क्यों ना हो, बराबर है कि नहीं, बट अगर वो ज्यादा है अमाउंट, इतना कमीशन कैसा दिया है, तो वो मटेरियल आइटम हो गया, उसके ऊपर उसको पूरा चेक करना पड़ेगा, पूरा फोकस करना पड़ेगा, समझा कि नहीं। फिर क्या बोल रहा है प्लानिंग में, वो ओवरऑल ऑडिट प्लान या अप्रोच में डिग्री ऑफ रिलायंस, डिग्री ऑफ रिलायंस ही एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू प्लेस ऑन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अब वो कितना रिलायंस कर सकता है, कितना भरोसा कर सकता है, तो नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग में उसने क्या देखा,
क्या प्लान किया कि कैसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, रिलायंस करेगा, भरोसा करेगा। अगर उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, प्रॉपर है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो नॉर्मल सी बात है ऑडिटर क्या करेगा, ज्यादा रिलायंस करेगा, डिग्री ऑफ रिलायंस ज्यादा होगा। बट अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, अमाउंट पे होने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, बराबर है, एवरीथिंग पूरा अंडरस्टैंड करेगा, वॉक थ्रू करेगा, क्या करेगा, वॉक थ्रू, पहले सिस्टम को अंडरस्टैंड करेगा कैसा सिस्टम है, वॉक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पॉइंट, सीए फाइनल के लिए खास करके पूरा वॉक थ्रू मतलब अंडरस्टैंड करता है पूरे सिस्टम को कि कैसा सिस्टम है, उसके बेसिस पे वो सोचता है कि भाई मुझे क्या करना है, समझा कि नहीं। तो डिग्री ऑफ रिलायंस, जब वो वॉक थ्रू करेगा तभी वो रिलायंस कर सकता है ना, भरोसा कर सकता है। अभी उसने पूरा ऑडिट सिस्टम को, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का वॉक थ्रू किया, पूरा अंडरस्टैंड किया सिस्टम कैसा है। अब वो अंडरस्टैंड करने के बाद उसको लग गया कि हाँ सिस्टम मजबूत है, तो भरोसा कर सकता है, बराबर है, फिर उसका मेहनत कम हो जाएगा। बट अगर वॉक थ्रू करने के बाद अंडरस्टैंडिंग से उसको ये मालूम पड़ा कि इसका इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर नहीं है, सिस्टम बराबर नहीं है, पेमेंट कैसे भी जा रहा है, कोई ऑथराइज्ड मतलब जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल होने चाहिए, कम से कम 3-4 ऑथराइज्ड ऑफिशियल होने चाहिए, नहीं एक ही खाली ऑथराइज कर रहा है, हो जा रहा है, वो भी वो जो ऑथराइज कर रहा है वो नॉर्मल लो लेवल का है, हायर लेवल से ऑथराइजेशन जरूरी है, समझा कि नहीं, पेमेंट का मालूम पड़ा। तो एवरीथिंग वो पूरा कंसिडरेशन में लेगा इन व्हाट, चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिसको आप अंडरस्टैंडिंग बोलते हो, अंडरस्टैंडिंग करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसका है, कैसा है, उसको बोलते हैं वॉक थ्रू, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक समझेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, अब वो कैसे, जो एक्सपर्ट्स है, लॉयर है, इंजीनियर्स है, बराबर, अभी इंजीनियर्स एक्सपर्ट जो होंगे वो वैल्यूएशन के टाइम पे उनका ही अपने को रिपोर्ट चाहिए ना, तो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा, वो पूरा प्लानिंग में वो डिसाइड करेगा। तो वो इससे ही, इसी तरह से उसका पूरा ऑडिट प्लानिंग बनता है, जो कि सारे पॉइंट आपको बच्चा लोग याद रखना बहुत जरूरी है, ईच एंड एवरी पॉइंट, ये पूरा 12 पॉइंट्स ऑडिट प्लानिंग है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग का ऐसे सब लोग याद रखो, ऐसे क्या है, ऐसे 300 और पूरा 12 पॉइंट्स एक बार मैं दिखा रहा हूं, सब लोग एक बार रिव्यू कर लो। क्या है, फर्स्ट रीजन, बेसिस, कवरेज, रिवीजन, ओवरऑल प्लान एंड प्रोग्राम, बेनिफिट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, देख रहे हो पूरा प्लानिंग में सब कुछ कवर कर रहा हूं, फैक्टर्स, नॉलेज ऑफ व्हाट, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, फिर प्रीवियस ईयर मैटर्स, डिस्कशन विद क्लाइंट, बराबर है, डिस्कशन करके वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट को समझ सकता है, एनवायरमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स वो सब अंडरस्टैंड कर सकता है, एंड फाइनली ओवरऑल ऑडिट प्लान और अप्रोच, याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिट प्लानिंग। और ऐसे सबको याद रहना चाहिए, ऐसे दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या है इसका, ऐसे 300, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। तो ये था आपका क्या बेटा, ऑडिट प्लानिंग। अब बच्चों ये तो बड़ा कंसेप्ट हो गया ना, ब्रॉडर कंसेप्ट। अब ऑडिट प्लानिंग के बाद जो कंसेप्ट आता है वो है ऑडिट प्रोग्राम। जैसे ऑडिट प्लानिंग एक बड़ा कंसेप्ट है, ऑडिट प्रोग्राम क्या है, छोटा कंसेप्ट। मतलब यहाँ क्या, प्रोग्राम बनाते टाइम पे आप पूरा डिटेल में बनाओगे, क्या पूरा डिटेल में, प्लानिंग मतलब बड़ा कंसेप्ट, पूरा जनरलाइजेशन है वो। अब यहाँ आप पूरा डिटेल में क्या कैसे करना है उसका पूरा आउटलाइन बनाओगे। तो आ जाओ देखो क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है, ऑडिट प्रोग्राम। तो बेटा व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, आखिर ऑडिट प्रोग्राम है क्या। तो देखो प्रोग्राम मतलब नॉर्मल सी बात है, ऑडिट प्रोग्राम इज एन आउटलाइन। क्या बेटा, ये एक आउटलाइन बनाया, एक रूपरेखा बनाई आपने, क्या कैसे करना है, एक आउटलाइन बनाया, हाउ द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड बाय द ऑडिट स्टाफ। आपने एक पूरा आउटलाइन बनाया कि कैसे ऑडिट होगा, कैसे ऑडिट स्टाफ ऑडिट करेगा, कौन हु इज टू डू व्हाट वर्क, कौन क्या काम करेगा और कितने टाइम में करेगा। तो प्रोग्राम देख रहा पूरा डिटेल्ड स्टडी हो गया, डिटेल्ड प्लान हो गया।
पूरा डिटेल प्लान हो गया। ऑडिट प्लानिंग तो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वो जनरलाइजेशन हो गया ओवरऑल, ये पूरा डिटेल में आ जाएगा। प्रोग्राम मतलब पूरा डिटेल में। तो ऑडिट प्रोग्राम आप बोलने के लिए बोल सकता है कि ये पार्ट है प्लान का ही, बट ये डिटेल में हो गया। सो हु इज टू डू व्हाट वर्क एंड विद इन व्हाट टाइम? सो ऑडिट प्रोग्राम इज व्हाट? इट्स अ टाइम टेबल. What is audit program? It's a timetable of what work is to be done by whom. क्या काम करना है, बराबर. What work is to be done by whom, how and when. क्या बेटा? It is a timetable of what work is to be done by whom. क्या काम करेगा, कौन करेगा, किससे किया जाए, कौन किससे करवाना है, कैसे करवाना है, कब करवाना है, एवरीथिंग. किसको क्या काम करना है, कितना करना है, बराबर, कैसे करना है, कितने टाइम पे करना है, सब कुछ इसमें रहेगा. एवरीथिंग इज इन डिटेल ऑडिट प्रोग्राम में. सो बेटा इसलिए प्रोफेसर मीक्स ने इसको डिफाइन किया ऑडिट प्रोग्राम को कि ऑडिट प्रोग्राम एज व्हाट? इट्स अ डिटेल्ड प्लान. आ गया रहा, देखो इधर. व्हाट इज इट? इट्स अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क. व्हाट इज इट? इट्स अ डिटेल्ड प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म्ड, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलोड. मतलब डिटेल प्लान है ऑडिट वर्क का कि क्या ऑडिट वर्क करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल में रहेगा. क्या प्रोसीजर फॉलो करना है आपको, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है ऑडिट करने के लिए, इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. भाई आपको आइटम को वेरीफाई करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम है उसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, सब कुछ प्रोग्राम में रहेगा. एंड गिविंग द एस्टिमेटेड टाइम पीरियड, और कितने टाइम में वो हो जाना चाहिए. So this is the definition given by Professor Meeks कि डिटेल प्लान है ऑडिट वर्क का, जो अपने को परफॉर्म करना है और क्या क्या वेरीफाई करना है, कौन से आइटम वेरीफाई करने हैं, वेरिफिकेशन के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, कितने टाइम में खत्म करना है. दैट इज व्हाट ऑडिट प्रोग्राम. सो नॉर्मल जनरल मीनिंग में देखा जाए तो ऑडिट प्रोग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ हाउ द ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड बाय द ऑडिट स्टाफ, हु इज टू डू व्हाट वर्क एंड विद इन what time. तो audit program is what? It's a timetable. याद रखो, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. It's a timetable of what work is to be done by whom, how and when. Everything is now and then. वो तो हो गया बेटा अपना नॉर्मल मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. बेटा कंटेंट्स क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम में? नॉर्मल सी बात है. देखो प्रोग्राम बनाते टाइम पे उसको क्लाइंट, कौन है क्लाइंट, उसका अकाउंटिंग ईयर क्या है, क्या अकाउंटिंग ईयर का ऑडिट करना है, नेम ऑफ द क्लाइंट और अकाउंटिंग ईयर वो देखना है, सबसे पहला कंटेंट. प्रोसीजर क्या फॉलो करेगा, क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करेगा ऑडिट करते टाइम पे, उसको इंटरनल कंट्रोल चेक करना है पूरा. ट्रांजेक्शन को वाउचिंग करना है, मतलब क्या ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए. असेट और लाइबिलिटी का वेरिफिकेशन करेगा कि वो असेट है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन चेक करेगा, एवरीथिंग. तो कंटेंट्स में क्या आ गया? क्लाइंट एंड व्हाट, अकाउंटिंग ईयर, ऑडिट प्रोसीजर. क्या बेटा? ऑडिट प्रोसीजर देखेगा, प्रोसीजर फॉलो करना है. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क तो कॉमन पॉइंट है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब काम सबको बांटेगा, किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन सा सीनियर ऑडिटर क्या काम करेगा, जूनियर ऑडिटर क्या करेगा, असिस्टेंट क्या करेगा, एवरीथिंग. और टाइम टेबल बनाता है. क्या बनाता है? टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल ऑफ ऑडिट वर्क, कितने टाइम में काम खत्म करना है. तो इट्स अ टाइम टेबल फॉर ईच जॉब. सबको कितने टाइम में ऑडिट खत्म करना है, क्या ऑडिट करना है, क्या काम करना है, एवरीथिंग विल बी हियर. सो दिस इज द नॉर्मल कंटेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, जो कि आपने देखा एकदम कॉमन कंटेंट है बेटा. बराबर है? क्या क्या देख लिया ना. तो ये सब कॉमन कंटेंट सबको याद रहने चाहिए. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, टाइम टेबल, ये सब क्या बेटा? दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ व्हाट? ऑडिट प्रोग्राम. बराबर है? क्या बेटा ये कंटेंट्स ऑफ व्हाट? बोलो, ऑडिट प्रोग्राम. तो याद रखना, क्लाइंट एंड अकाउंटिंग ईयर, ऑडिट प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क और टाइम टेबल. तो ये नॉर्मल कंटेंट है ऑडिट प्रोग्राम में, ये सब होता ही है. टाइम टेबल तो नॉर्मल है ना, शेड्यूल है बेटा ऑडिट वर्क का.